आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा की प्रकृति पर। आप जानते हो, भारत में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के माध्यम से हुआ था और जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनकी विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा का निर्वाचन होने के बाद में संविधान सभा का प्रमुख कार्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। अब भारत के लिए संविधान निर्माण करने का और यह कार्य संविधान सभा की प्रकृति पर निर्भर करता था। इसलिए कुछ भारतीय विद्वानों ने, कुछ विदेशी विद्वानों ने भारतीय संविधान सभा की प्रकृति पर प्रश्न उठाए हैं। भारतीय विद्वानों में अगर हम नाम देखें तो जयप्रकाश नारायण, के.वी. राव, महावीर त्यागी, इन्होंने संविधान सभा की प्रकृति को लेकर कुछ प्रश्नों का जवाब चाहा। और इसी प्रकार कुछ विदेशी विद्वान हैं जिसमें ऑस्टिन, जेनिंग और लॉर्ड विंसकाउंट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, इन्होंने भी भारत की संविधान सभा की प्रकृति के बारे में कुछ प्रश्न उठाए थे। तो भारत की संविधान सभा की प्रकृति के बारे में मुख्यतः दो प्रकार के आक्षेप लगाए गए थे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से दो प्रकार के आक्षेप भारतीय संविधान सभा की प्रकृति पर लगाए गए हैं और इनका बाद में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने द्वितीय अधिवेशन में इन प्रश्नों का जवाब भी दिया था। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न भारत की संविधान सभा पर उठाए गए हैं। तो पहला प्रकार का आपके सामने है। इसमें विद्वानों के द्वारा ये कहा गया था कि क्या भारत की संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न संस्था है क्या? क्या संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था है क्या? और दूसरा प्रकार का प्रश्न उठाया गया था कि भारत की संविधान सभा संपूर्ण भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये भारत की प्रतिनिधि संस्था नहीं है। इस प्रकार के दो प्रश्न संविधान सभा पर उठाए थे। अब किन किन ने उठाए, उनके क्या क्या जवाब आए और उनके सवाल और जवाब के दौरान कुछ तथ्यों को भी हम ढूंढने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब उन तथ्यों को हम सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति के माध्यम से अगर हम समझेंगे, कहानी के माध्यम से देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगे। तो आइए पहला देखते हैं, क्या संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न संस्था थी क्या? क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था थी क्या? तो पहली बात हम ये देखेंगे कि ये प्रभुसत्ता क्या होती है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होती है। तो प्रभुसत्ता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। अगर किसी संस्था के पास सर्वोच्च शक्ति है, वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है, दूसरे शासन के अधीन नहीं है, किसी दूसरी संस्था के नियंत्रण में वो काम नहीं करती है, तो इसका मतलब है वो संस्था प्रभुसत्ता संपन्न संस्था है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था है। जैसे भारत आज़ाद होने से पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं था और भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद में भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या प्रभुसत्ता का मतलब है किसी दूसरे देश के अधीन नहीं होना, अपने आप में स्वतंत्र होना। जैसे हम अपने मन और शरीर के मालिक हैं, तो हम इसको अपने शरीर और मन का मालिक भी बोल सकते हैं और अपने शरीर और मन पर प्रभुत्व शक्ति भी बोल सकते हैं। तो प्रभुत्व शक्ति होना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना, प्रभुसत्ता संपन्न होना, इसका मतलब है जो कोई भी संस्था है या व्यक्ति है वो आज़ाद होना, किसी के अधीन नहीं होना। तो पहला जो प्रश्न चिन्ह इस पर लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के माध्यम से हुआ है। पहला जो प्रश्न उठाया जाता है वो इसी के माध्यम से उठाया जाता है कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों से हुआ है। और दूसरी बात है, इस कैबिनेट मिशन की घोषणा क्लेमेंट एटली के द्वारा ब्रिटिश संसद में की गई थी। क्लेमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन की घोषणा 16 मई 1946 को
ब्रिटिश संसद में की गई थी। ब्रिटिश संसद में की गई थी। तो इसी बात को लेकर यह प्रश्न उठाया जाता है कि संविधान सभा का निर्माण तो ब्रिटेन की संसद के प्रस्ताव के माध्यम से हुआ है, और ब्रिटेन की संसद ने अगर इसका निर्माण किया है तो ब्रिटेन की संसद कभी भी इसको समाप्त भी अपने प्रस्ताव के माध्यम से कर सकती है। इसी तकनीकी पहलू का सहारा लेकर ये प्रश्न संविधान सभा की प्रकृति पर उठाया गया है कि संविधान सभा का निर्माण ब्रिटेन की संसद के प्रस्ताव के माध्यम से हुआ है, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के माध्यम से हुआ है, जिसके कारण संविधान सभा अपनी इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा पर अनेक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो इसलिए यह प्रश्न उठाया गया था कि संविधान सभा तो प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है, ये कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अधीन काम कर रही है, ब्रिटिश संसद के अधीन ये काम कर रही है। और दूसरा जो प्रश्न उठाया जाता है प्रभुसत्ता पर, दूसरा राष्ट्रमंडल की सदस्यता को लेकर उठाया जाता है। दूसरा प्रश्न राष्ट्रमंडल की सदस्यता को लेकर उठाया जाता है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता को लेकर अब ये सवाल उठता है कि भाई राष्ट्रमंडल क्या है और इसकी सदस्यता से भारत की संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रमंडल तो कुछ देशों का समूह है। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। तो उन देशों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल देश बोलते हैं। वर्तमान में इसमें 54 देश हैं और 54 ऐसे देश हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं या वहाँ पे ब्रिटेन का शासन रहा है, ब्रिटेन के वो गुलाम रहे हैं। उन देशों के संगठन को राष्ट्रमंडल समूह कहा जाता है। तो भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो भारत ने राष्ट्रमंडल जो समूह था उसकी सदस्यता ले ली थी। तो इसी के आधार पर भारत की संविधान सभा पर यह प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि संविधान सभा तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं है, क्योंकि जो देश राष्ट्रमंडल समूह के सदस्य हैं उन देशों का हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन का सम्राट है। क्योंकि जो देश राष्ट्रमंडल समूह में थे, और राष्ट्रमंडल जो समूह है, इस राष्ट्रमंडल समूह का अध्यक्ष कौन होता था? ब्रिटिश सम्राट होता था। ब्रिटिश सम्राट राष्ट्रमंडल समूह का अध्यक्ष होता था। और राष्ट्रमंडल जो देश थे, 54 देश थे, उन 54 देशों का भी हेड ऑफ स्टेट किसको माना जाता है? ब्रिटेन के सम्राट को माना जाता है। इसलिए यह प्रश्न उठाया जाता है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण कि भारत की संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं है। तो आइए देखते हैं इन दो आलोचनाओं का विद्वानों ने क्या जवाब दिया है और क्या भारत की संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न संस्था थी या नहीं थी। तो पहली बात तो यह है कि यह बात सच है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के माध्यम से हुआ है। यह भी सच है कि क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में 16 मई 1946 को इसकी घोषणा की थी। ये दोनों बातें सच हैं। इनके होते हुए भी भारत की संविधान सभा संप्रभु संस्था थी। उसके हम कुछ तर्क देते हैं कि संविधान सभा ने अपनी प्रक्रिया के संचालन के लिए जो नियम बनाए थे वो खुद ही बनाए थे। नियमों को बनाने के लिए इन्होंने ब्रिटिश संसद से नहीं पूछा था। तो पहला इसका उत्तर ये है कि संविधान सभा संप्रभु संस्था थी, प्रभुसत्ता संपन्न संस्था थी, क्योंकि संविधान सभा ने अपनी संचालन के लिए प्रक्रिया के नियम खुद ही बनाए थे। प्रक्रिया के नियम खुद ही बनाए थे। प्रक्रिया के नियम का मतलब है संविधान सभा ने संविधान निर्माण करने के लिए जो बैठकें होती थी उसमें किस प्रकार प्रस्ताव आएंगे, कैसे उनको स्वीकार करेंगे, वो सारे संविधान सभा के संचालन के लिए जो नियम बनाए गए थे वो खुद संविधान सभा ने ही बनाए थे। तो संचालन के लिए प्रक्रिया के जो नियम बनाए थे वो संविधान सभा ने बनाए थे। पहला इसका ये जवाब दिया जाता है। दूसरी बात, संविधान सभा में अनेक प्रस्ताव आए थे
उन सभी प्रस्तावों को संविधान सभा ने ही स्वीकार किया था। संविधान सभा ने न तो ब्रिटिश संसद से पूछा है, न किसी अन्य संस्था से पूछा है। इसके अलावा जो संविधान सभा ने स्वीकृत किया था, उसको संविधान सभा ने ही स्वीकार किया था, अंगीकार किया था, उसको पारित किया था, किसी से नहीं पूछा था। इसलिए संविधान सभा ने अपनी इच्छा अनुसार जो संविधान बनाना चाहा, वो ही संविधान बनाया था। तो इसलिए ये कहना गलत है कि संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न संस्था नहीं थी। तो जो भी प्रस्ताव आए संविधान सभा में या संविधान को स्वीकार किया गया, तो सारे कार्य संविधान सभा के द्वारा ही किए गए थे। संविधान सभा ने प्रस्तावों को स्वीकार किया, संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया है, किसी से पूछा नहीं, अपनी इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण किया है। और इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन तो संविधान सभा का स्रोत था, संविधान के द्वारा निर्मित विधि का स्रोत नहीं था। यानी संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, वो उसका स्रोत कैबिनेट मिशन नहीं था, उसका स्रोत कौन था? संविधान सभा ही थी। और इसके अलावा जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता का प्रश्न है, तो ये राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारतीय संविधान सभा ने स्वेच्छा से स्वीकार की थी, किसी दबाव के कारण स्वीकार नहीं की थी। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से स्वीकार की थी। अगर इसको संविधान सभा चाहती थी तो सदस्यता को समाप्त कर सकती थी, सदस्यता छोड़ सकती थी। इसलिए ये प्रश्न भी ठीक नहीं है कि इसके कारण भारत की संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रमंडल ने भारत की स्थिति को गणराज्य के रूप में स्वीकार किया था। यानी भारत राष्ट्रमंडल में होते हुए भी भारत का राष्ट्रपति ही भारत का हेड ऑफ स्टेट होगा, ब्रिटेन का सम्राट भारत का हेड ऑफ स्टेट नहीं होगा। और इसके अलावा राष्ट्रमंडल ने खुद ने भी अपनी स्थिति बदल ली थी। पहले ये ब्रिटिश राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल था और बाद में क्या हो गया, ये स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल हो गया। इसलिए पहली जो प्रकृति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं संविधान सभा में कि संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न संस्था नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है। और आप जानते हो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया था, तो ये प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि 15 अगस्त को भारत संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। और संविधान सभा में नेहरू ने भी अपना भाषण देते हुए कहा कि भारतीय संविधान सभा क्या है, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था है, जिसका निर्वाचन आज़ाद भारत के नागरिकों ने किया है। जिसका निर्वाचन किसने किया है? आज़ाद भारत के नागरिकों के द्वारा किया गया है। ये बात किसने कही थी? ये बात नेहरू ने कही थी। किसके बारे में कही थी? संविधान सभा की प्रकृति के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था है, यानी प्रभुसत्ता संपन्न संस्था है, जिसका निर्माण भारत के आज़ाद भारत के नागरिकों ने किया है। और ये प्रश्न का पटाक्षेप 15 अगस्त 1947 को अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। तो स्वतंत्र भारत की संस्था क्या थी? स्वतंत्र ही थी, प्रभुसत्ता संपन्न संस्था थी। तो ये पहले प्रकार का जो आक्षेप लगाया जाता है संविधान सभा की प्रकृति के बारे में, तो इसका जवाब ये है। तो इसका मतलब है भारत की संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न संस्था थी। दूसरा जो प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है संविधान सभा की प्रकृति पर, वो संविधान सभा के प्रतिनिधि स्वरूप को लेकर लगाया जाता है। क्या संविधान सभा पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी? क्या संविधान सभा भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करती थी क्या? ये दूसरा प्रश्न उठाया जाता है। और ये प्रश्न समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण, समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण के द्वारा उठाया गया था। और आप जानते हो जयप्रकाश नारायण इसीलिए संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। जयप्रकाश नारायण को संविधान सभा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था,
लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी ऐसी संस्था में शामिल नहीं हो सकता जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान सभा की प्रकृति पर आक्षेप लगाने वाले पहले नेता हैं समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश नारायण, और दूसरे जो नेता हैं वो हैं के.वी. राव। के.वी. राव भी इसी आधार पर संविधान सभा की प्रकृति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इनका कहना ये है कि संविधान सभा का पहली बात तो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन नहीं हुआ, यानी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ, और दूसरी बात जो निर्वाचन हुआ यानी संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं से हुआ था। संविधान सभा का निर्वाचन किसने किया था? प्रांतीय विधानसभाओं ने। और प्रांतीय विधानसभाएं खुद भी सार्वभौम मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी। भाई संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन तो इन्होंने किया, विधानसभाओं ने, और ये विधानसभा खुद भी जनता के द्वारा यानी सार्वभौम मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी। भाई इनका निर्वाचन किया तो जनता ने ही था, लेकिन वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन इनका भी नहीं हुआ। तो फिर इनका निर्वाचन कैसे हुआ विधानसभाओं का? भाई इनका निर्वाचन जिन लोगों के पास संपत्ति थी, जो लोग कर देते थे, और जो लोग शिक्षित थे, यानी जो लोग शिक्षित थे, जो लोग कर देते थे, जिन लोगों के पास संपत्ति थी, उन लोगों ने ये जो विधानसभा थी इनका निर्वाचन किया। यानी विधानसभाओं का निर्वाचन भी वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, संविधान सभा का भी वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, और जो विधानसभाओं का निर्वाचन हुआ वो पूरे देश की 28% जनसंख्या ने निर्वाचन किया था, क्योंकि शिक्षित लोग कम थे, संपत्ति भी कम ही लोगों के पास थी, कर भी कम ही लोग देते थे। तो जो पूरे देश की जनसंख्या थी उसमें इस प्रकार के लोग 28% ही थे। इसका मतलब 72% लोगों ने संविधान सभा का निर्वाचन किया, जिन विधानसभाओं ने उनका निर्वाचन नहीं किया था। 70% जनसंख्या तो निर्वाचन से अलग ही थी। और दूसरी बात, संविधान सभा में देशी रियासतों के जो सदस्य थे, देशी रियासतों के सदस्यों का क्या हुआ था? मनोनयन हुआ था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का क्या हुआ था? मनोनयन हुआ था। इसलिए इन नेताओं ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि एक तो संविधान सभा का मनोनयन हुआ था आदि संविधान सभा का 93 सदस्यों का, और दूसरा जिन सदस्यों का निर्वाचन हुआ वो भी पूरे देश की जनता ने उनके निर्वाचन में भाग नहीं लिया। तो पूरे देश की जनसंख्या को अगर हम देखें तो 5% जनसंख्या ने ही संविधान सभा के निर्वाचन में भाग लिया था, यानी अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की थी। तो क्या 100 में से 5 लोग जिस संस्था का निर्वाचन करते हैं वो प्रतिनिधि संस्था है क्या? क्या वो संस्था हम भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है क्या? तो ये प्रश्न चिन्ह समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाया था। और दूसरा, भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे महावीर त्यागी। इन आलोचनाओं का जवाब हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन अभी तो इन आलोचनाओं को देख रहे हैं कि किन किन लोगों ने प्रकृति पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। और दूसरे जो नेता हैं वो हैं महावीर त्यागी, जो संविधान सभा के खुद ही सदस्य थे। महावीर त्यागी ने भी संविधान सभा की प्रकृति पर प्रश्न उठाया है। महावीर त्यागी ने क्या कहा था देखो, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। महावीर त्यागी ने कहा कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया है बहुमत दल के द्वारा बनाया गया संविधान है। इन्होंने संविधान सभा को क्या बताया? एक बहुमत दल की सभा बताया, बहुमत दल की सभा बताया। और इनका ये कहना था कि संविधान सभा में कांग्रेस ने अपना एक अलग गुट बना लिया था और वो पर्दे के पीछे विभिन्न विषयों पर निर्णय करते थे, और निर्णय करने के बाद में जब वो संविधान सभा में विषय आता तो वो अपने पार्टी का व्हिप जारी करके उस विषय को पारित करवा लेते थे। यानी संविधान निर्माण में ज़्यादा भागीदारी कांग्रेस पार्टी की ही रही थी, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी। इसलिए इन्होंने कहा कि ये बहुमत दल की सभा थी और जो संविधान बना है वो संविधान भी बहुमत दल के द्वारा बनाया गया संविधान है।
ये आक्षेप इनके द्वारा लगाया गया था। तो संविधान भी किसके द्वारा बनाया गया है? बहुमत दल के द्वारा बनाया गया है। ये महावीर त्यागी जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने प्रश्न उठाया था। इसके अलावा कुछ विदेशी विद्वान हैं, जिसमें आपने चर्चिल का नाम सुना होगा। चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में टिप्पणी करते हुए क्या कहा कि ये एक बड़े समुदाय का निकाय है, एक भारत के बड़े समुदाय का निकाय है। संविधान सभा क्या है? भारत के एक बड़े समुदाय का निकाय है। बड़े समुदाय का निकाय का मतलब हिंदुओं से है। और इसी प्रकार की टिप्पणी लॉर्ड विंसकाउंट ने की थी। लॉर्ड विंसकाउंट ने कहा कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है, हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं की संस्था है। इन्होंने भी संविधान सभा की प्रकृति पर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये चर्चिल ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये भी ब्रिटेन के ही थे। इसके अलावा एक जाने माने टिप्पणीकार जेनिंग ने भी भारत की संविधान सभा के बारे में कहा कि इसमें वकीलों का प्रभुत्व है। जेनिंग ने क्या कहा था? जेनिंग ने संविधान सभा के बारे में कहा कि इसमें वकीलों का प्रभुत्व है, वकीलों का प्रभुत्व है। और इसके अलावा अब ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। इनके बारे में कई बार इनकी टिप्पणियों के बारे में सवाल पूछा जाता है। और इसके अलावा एक भारतीय संविधान का अध्ययन करने वाले बड़े विद्वान थे ऑस्टिन ग्रेनविल। उनकी टिप्पणियां भी भारतीय संविधान सभा की प्रकृति को लेकर हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने देखो क्या टिप्पणी की है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि भारत की जो संविधान सभा है वो एक दलीय देश में एक दलीय निकाय है। संविधान सभा क्या है? एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। यानी भारत की जो संविधान सभा है वो कांग्रेस की ही संस्था है, कांग्रेस का उसमें ज़्यादा प्रभुत्व है। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व है, कांग्रेस का प्रभुत्व है। तो इस प्रकार ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा भी भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधि स्वरूप को लेकर ये बातें कही गई थी, जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई बार इनके कथन पूछ लेते हैं कि संविधान सभा के बारे में किसने कहा कि एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है? ऑस्टिन ने कहा है। हिंदुओं की संस्था किसने कहा है? विंसकाउंट ने कहा है। एक बड़े समुदाय की संस्था चर्चिल ने कहा है। तो ये सारे प्रश्न चिन्ह इस पर लगाए गए थे। अब हम एक एक ये जो आपत्ति थी इनका जवाब ढूंढेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत की संविधान सभा वास्तव में प्रतिनिधि संस्था नहीं थी क्या। तो आइए देखते हैं। पहली जो आलोचना है वो जयप्रकाश नारायण और केवी राव के द्वारा की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान सभा जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो इसका उत्तर ये है कि जब संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था तो उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि सार्वजनिक मताधिकार के द्वारा उसका निर्वाचन करवा लिया जाए। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो चुके थे और इस प्रकार की परिस्थिति में संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाना संभव नहीं था। क्योंकि भारत की जो परिस्थिति थी, भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात भी चल रही थी और सांप्रदायिक दंगे भी जगह जगह पर हो रहे थे, इसलिए पूरी जनता के द्वारा निर्वाचन करवाना संभव नहीं था। तो पहला जो आलोचना का जवाब दिया जाता है कि भारत की परिस्थितियां उस समय इस प्रकार की नहीं थी कि सार्वजनिक मताधिकार के द्वारा निर्वाचन करवा लिया जाए। तो परिस्थितियां ठीक नहीं थी। दूसरी बात, केवी राव और जयप्रकाश नारायण ने कहा कि संविधान सभा के निर्वाचन में 5% जनसंख्या ने भाग लिया है। तो इसका उत्तर ये दिया जाता है कि 1946 में जो संविधान सभा के निर्वाचन हुए उसमें विभिन्न दलों को जो सीटें मिली
और पूरे भारत की जनता ने जिस निर्वाचन में भाग लिया था पहली बार 1952 का लोकसभा का आम चुनाव, उसमें जो राजनीतिक दलों को सीटें मिली थी, उन दोनों की अगर तुलना करें तो सेम ही परिणाम हमारे सामने आते हैं। कौन से चुनाव के परिणाम? 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन के परिणाम और 1952 के आम चुनाव के परिणाम लगभग एक से हैं। यहाँ भी कांग्रेस को बहुमत मिला था और यहाँ भी कांग्रेस पार्टी को ही बहुमत मिला था। इसलिए अगर निर्वाचन करवाते तो भी वही बात होती, अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवा लिया तो भी वही बात थी। ये दूसरी तरीके से इसकी आलोचना का जवाब दिया जाता है। और तीसरी बात, संविधान सभा के प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाने के लिए कांग्रेस ने काफी प्रयास किए थे, जिसमें कांग्रेस की जो केंद्रीय कमेटी थी उसने प्रांतीय जो कांग्रेस कमेटियां थी, यानी प्रांतों के जो राज्यों की जो कांग्रेस थी, उनको ये निर्देश दिया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा SC ST, पारसी, ईसाई, एंग्लो इंडियन, दलित, इनको अपनी सीटों पर संविधान सभा में निर्वाचित करवाकर भेजिए। कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसने सभी प्रांतीय कांग्रेसों को ये निर्देश दिए थे जब संविधान सभा के निर्वाचन हो रहे थे, और प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने उस निर्देश को माना भी, और कांग्रेस ने अपनी सीटों पर अन्य जो इस प्रकार की कैटेगरी के लोग थे, दलित थे, महिलाएं थी, पारसी थे, ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे, सिख थे, उनको अपनी सीटों पर निर्वाचित करवा के संविधान सभा में भेजा। और इस प्रकार के लोगों की संख्या 30 बताई जाती है जो कांग्रेस ने निर्वाचित करवा के उनको संविधान सभा में भेजा था। यानी कांग्रेस ने खुद ही संविधान सभा के प्रतिनिधित्व को व्यापक रूप देने के लिए इस प्रकार विभिन्न दलों के, विभिन्न वर्गों के, समुदायों के लोगों को संविधान सभा में भेजा था। और इस प्रकार के सदस्यों की संख्या कितनी है? 30, जिसमें हम कई नाम भी देख सकते हैं जो कांग्रेस के नहीं थे लेकिन कांग्रेस की टिकट पर संविधान सभा में गए थे, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, KT शाह है, भीमराव अंबेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और HC मुखर्जी, NG आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर और सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रकार के लोगों को, ये सारे लोग कांग्रेस के नहीं थे लेकिन कांग्रेस ने संविधान सभा का प्रतिनिधित्व व्यापक करने के लिए अपनी सीट से इस प्रकार गैर कांग्रेसी सदस्यों को निर्वाचित करवा के संविधान सभा में भेजा था। ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ये कहा जाता है कि संविधान सभा प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, इसलिए ये बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा गांधी जी ने 16 ऐसे नामों को कांग्रेस पार्टी को दिया था जो संविधान विशेषज्ञ थे, कानून के विशेषज्ञ थे, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञ थे। उनको संविधान सभा में निर्वाचित करवाने के लिए गांधी ने 16 नाम कांग्रेस पार्टी को दिए थे। तो गांधी ने भी संविधान सभा को प्रतिनिधित्व को व्यापक करने के लिए 16 नाम कांग्रेस पार्टी को दिए। कांग्रेस ने खुद ने भी प्रयास करके 30 व्यक्तियों को संविधान सभा में भेजा। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि संविधान सभा पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र था खुद का, कांग्रेस पार्टी उस समय पूरे भारत की विविधताओं का रिप्रेजेंटेशन करती थी। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत की सामाजिक विविधता का प्रतिनिधित्व करती थी। कैसे करती थी, आइए देख लेते हैं। क्या कांग्रेस अकेली पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी क्या? तो इसका उत्तर ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया है। आपको पता होगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है, ये कथन भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, और कांग्रेस ही
भारत है। ये बात किसने कही है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कही है। अब इस बात के बड़े मर्म हैं। मर्म कैसे हैं कि संविधान सभा क्या है? कांग्रेस है, और कांग्रेस का मतलब पूरा भारत है। तो इसी बात को समझते हैं कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये बात क्यों कही थी। तो आइए देख लेते हैं। कांग्रेस उस समय जो पार्टी थी वो एक अम्ब्रेला पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी में प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक विचारधारा के लोगों को समाहित उस समय किया हुआ था। यानी कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार के सारे लोग उस समय थे। कौन कौन लोग थे? सभी विचारधाराओं के लोग। कांग्रेस पार्टी में सभी विचारधाराओं के लोग थे, सभी क्षेत्र के लोग थे, सभी जाति और धर्म के लोग थे, सभी वर्गों के लोग थे, और सभी समुदायों के लोग थे। जैसे हम देखें कि विचारधारा में कांग्रेस में समाजवादी धड़ा भी था उस समय। समाजवादी लोग भी थे, उदारवादी लोग भी कांग्रेस में थे, और उस समय की कांग्रेस में रूढ़िवादी लोग भी थे। यानी कांग्रेस सभी प्रकार की विचारधाराओं का समूह था उस समय। उस समय की जो कांग्रेस थी वो वर्तमान कांग्रेस से अलग है। उस समय सभी विचारधाराएं एक ही पार्टी में थी। दूसरा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी क्षेत्रों के लोग कांग्रेस पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, और सभी धर्मों में, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, सब धर्मों के लोग कांग्रेस पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। और सभी वर्ग, जैसे महिलाएं भी कांग्रेस की सदस्य थी, पिछड़े लोग भी थे, अगड़े लोग भी थे, और किसान, मजदूर, पूंजीपति, श्रमिक सब लोग कांग्रेस के सदस्य उस समय हुआ करते थे। इसलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, और कांग्रेस का मतलब है पूरा भारत। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस उस समय पूरे भारत की विविधताओं का रिप्रेजेंटेशन करती थी। इन्हीं सब कारणों से ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक कथन और कहा है कि जो संविधान सभा है वो पूरे भारत की सूक्ष्म झांकी है। संविधान सभा पूरे भारत का एक लघु रूप है, जिसको इंडिया इन माइक्रोकोस्म कहा है। तो इन्हीं सब कारणों से संविधान सभा में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व था, और इस कारण ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को क्या कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को पूरे भारत का सूक्ष्म झांकी कहा है। पूरे भारत की सूक्ष्म झांकी, यानी पूरे भारत को देखना होगा तो किसको देख लो? संविधान सभा को देख लो। इसको इस प्रकार बोलते हैं इंडिया इन माइक्रोकोस्म। माइक्रोकोस्म, ये संविधान सभा के बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है कि संविधान सभा में एक लघु भारत बैठा है। इसको क्या बोल सकते हैं? लघु भारत। तो ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि जब ये संविधान सभा की प्रकृति पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था कि संविधान सभा पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन तो विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा है उसमें पूरे भारत का सूक्ष्म रूप हमें दिखाई देता है। इसका मतलब संविधान सभा पूर्ण रूप से भारतीयों की प्रतिनिधि संस्था थी, और संविधान सभा में उस समय ज़्यादातर जो सदस्य थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, और कांग्रेस पार्टी खुद पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि संविधान सभा पूरे भारत का प्रतिनिधि नहीं थी। इसका जवाब देते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के दूसरे अधिवेशन में कहा है कि संविधान सभा के जो प्रथम अधिवेशन था उसमें 296 सदस्यों को भाग लेना था, और उसमें किन किन सदस्यों ने और किन किन समुदायों के, धर्म के सदस्यों ने भाग लिया है उसके बारे में इन्होंने, राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। तो राजेंद्र प्रसाद ने 20 जनवरी 1947 को, राजेंद्र प्रसाद ने 20 जनवरी 1947 को इस प्रकार का जो आक्षेप लगाया गया था इसका जवाब देते हुए कहा है कि जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे धर्मों के लोगों ने,
संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था। तो इन्होंने कहा कि भाई जो 296 सदस्य भाग लेने थे, उसमें से प्रथम अधिवेशन में 210 सदस्यों ने भाग लिया और उनमें से 160 जो हिंदू थे, इन 160 हिंदुओं में से 155 हिंदुओं ने भाग लिया संविधान सभा में। ये प्रथम अधिवेशन के बारे में राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं कि इन्होंने भाग लिया। और अनुसूचित जाति के जो 33 सदस्य थे एससी के, उनमें से 30 सदस्यों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया और पिछड़ी जाति के जो 5 सदस्य थे, पिछड़ी जाति के 5 थे, उनमें से 5 ने भाग लिया और 7 ईसाई थे, इन 7 ईसाई में से 5 ईसाइयों ने भाग लिया और मुस्लिम लीग के जो 80 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 80 सदस्यों में से 4 सदस्यों ने भाग लिया। हाँ, मुस्लिम सदस्य लीग के सदस्य जरूर संविधान सभा में कम थे। इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन की टोटल सदस्य संख्या 3 थी, इनमें से 3 ने भाग लिया। 3 पारसी सदस्य थे, 3 पारसियों ने संविधान सभा में भाग लिया और इसके अलावा 5 सिख सदस्य थे, तो 5 सिखों ने संविधान सभा में भाग लिया था। तो ये सारी जो संख्या बताई गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 20 जनवरी 1947 को, ये संख्या इन्होंने प्रथम अधिवेशन की बताई है। जब ये संविधान सभा पर आरोप लगाया गया था कि संविधान सभा प्रतिनिधि संस्था नहीं है, तो इन्होंने ये संख्या बताई है कि इतने इतने लोग थे, इनमें से इन लोगों ने संविधान सभा में भाग लिया है। इसका मतलब संविधान सभा पूर्ण रूप से प्रतिनिधि संस्था थी। तो ये 2 प्रकार की संविधान सभा की प्रकृति पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, जिनका जवाब हमने आपको बताया है। तो इसमें हमने कई फैक्ट देखे हैं, उन पर आपका ध्यान होना चाहिए। कई बार ये फैक्ट भी पूछते हैं, जैसे प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया, 210 ने भाग लिया। ये कौन बता रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद ही बता रहे हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार ये संविधान सभा की प्रकृति से संबंधित पूरी चर्चा थी।